स्वागत है आप सभी का हमारे अर्थ क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल की द्वितीय इकाई का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। इस पार्ट में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मानचित्र उदाहरण देख लेते हैं कि मानचित्र में क्या अवधारणा दी है कि अंक गणितीय घनत्व के आधार पर उसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इसका अर्थ है तो अंक गणितीय घनत्व अवधारणा निकल आती है। काय कुल संख्या के केवल कृषि क्षेत्र और कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या नियत कृषि क्षेत्र। उसको बाद में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारणों को सोदाहरण अर्थात उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है, इस प्रश्न में बताना है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई मतलब एक प्रति मतलब हर इकाई पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को निम्न भौतिक कारणों प्रभावित करते हैं। मतलब कारण बताने के भौतिक कारण जनसंख्या को वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले, तो पहले है ऊंचा मतलब ऊंच नीच। जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। पर्वतीय पठारी एवं घने वर्षा भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा, जबकि उत्तरी पूर्वी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। मतलब ऊंचा ऊंच मतलब ऊंच नीच। मतलब भारत में कहीं पर तो मैदान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या घनत्व का। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु, पठारी भाग पर हिमालय में ठंडे क्षेत्र सम जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम घने बसे हैं। जलवायु मतलब जो मरुस्थल होता है वहाँ तो गर्म जलवायु होती है, और जहाँ पर हिमालय में जैसे हिमालय है वहाँ पर क्या है ठंडे मतलब ठंडी जलवायु है, तो वहाँ पर जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए ये भाग अधिक घने बसे हैं। 16 उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। तो मृदा में भी जो मृदा कृषि को प्रभावित होगी, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए ये भाग अधिक घने बसे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब है। जल की उपलब्धता और चौथा कारण क्या है, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है। वे अधिक घने बसे होते हैं। वैसे सतलुज, गंगा का मैदान, तटीय मैदान आदि, यहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत अच्छी होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देश की जनसंख्या में किशोरी। इस प्रश्न में हम बस इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देश की जनसंख्या में किशोरों का क्या योगदान है, क्या हो सकता है, सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए। मतलब सरकार जनसंख्या है उसमें किशोरावस्था में जाने पर क्या योगदान देते हैं किशोर, तो हम पढ़ेंगे। उत्तर पहला, 10 से 19 वर्ष की आयु के लोग को किशोर कहते हैं। मतलब किशोर किसे कहते हैं, जो 10 किशोर किसे कहते हैं, मतलब 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। ये सभी को पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आयु पूछी थी कि किशोरों की कौन सी आयु होनी चाहिए जनसंख्या में योगदान देने के लिए, तो कौन से 19 से 20 साल की आयु होनी चाहिए।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? भारतीय जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्तियां अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उनका वर्णन की। जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? दर का पहले अर्थ देना। जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय या अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तनों को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में समय से पहले ही अवधि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या में समय से पहले ही वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या परिवर्तन, और जब प्रतिशतों में व्यक्त किया जाता है, उस जनसंख्या होती है उसे प्रतिशतों में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दोबारा देखो, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जब जनसंख्या वृद्धि जब किसी क्षेत्र में समय से पहले ही जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है या उसको परिवर्तनों को जब प्रतिशतों में व्यक्त किया जाता है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। भारत की जनसंख्या की प्रमुख 4 प्रवृत्तियां। स्तर वृद्धि की अवधि। पहली है स्तर वृद्धि की अवधि। 1901 से 1921 की अवधि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्तर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911-1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि कर रही थी। जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसमें वृद्धि दर निम्न रही है। और दूसरा है निरंतर वृद्धि की अवधि। पहले है स्थिर वृद्धि के, जो स्थिर मतलब नाम से पता चला है कि जहाँ पर ही जन्म हुआ और वहाँ पर ही मृत्यु हो जाए, उसे स्थिर कहते हैं। निरंतर वृद्धि की अवधि, इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। निरंतर वृद्धि मतलब इसमें निरंतर वृद्धि होती, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो गई और स्वास्थ्य में अच्छे उपाय आ जाने के कारण मृत्यु की दर घटती चले गए, इसलिए निरंतर वृद्धि ही होती है। और तीसरी है तीव्र वृद्धि की अवधि। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च रखी। तीव्र गति, इसे भारत में विस्फोटक कहा। इसमें इतनी वृद्धि हुई कि जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई और मृत्यु में आज हुआ, मतलब मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु कम हुई। घटती वृद्धि की अवधि 1981 में वर्तमान तक वैसे तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही, परंतु इससे धीरे धीरे मंद गति में घटने की प्रवृत्ति पाई है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा के सुधार और जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों इस वृद्धि को घटाने की मदद किया। एक बार इस प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो जान लिया कि जब किसी क्षेत्र में समय से पहले ही वृद्धि हो जाए, तो उसकी वृद्धि को परिवर्तन में करने के लिए जब प्रतिशतों का व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारत में 4 स्तर दर मतलब जो एक साथ ही दोनों की बराबर स्तर, दोनों भी मृत्यु भी बराबर हुए और जन्म भी बराबर हुआ है, तो स्तर दर। निरंतर वृद्धि दर, जो निरंतर ही बढ़ते चल गई है, निरंतर ही बढ़ते चलते हैं, उसे निरंतर दर कहते हैं, वृद्धि दर। और तीव्र गति दर, इसमें विस्फोट हुआ और भारत में अधिक हुए और घटती वृद्धि दर, मतलब अब 1981 के बाद अब जनसंख्या में वृद्धि दर घटती जा रहे हैं, जैसे कि पहले से कम होती जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बौद्ध रहस्य पर धर्म की औपचारिक अभिव्यक्ति संपूर्ण बौद्ध रहस्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हैं। उचित उदाहरण देकर अपने स्पष्ट उत्तर की पुष्टि कीजिए। भारत में बौद्ध रहस्य का धर्म की औपचारिक अभिव्यक्ति संपूर्ण बौद्ध रहस्य को एक विशेष आयाम प्रदान करती है। इसका उत्तर देखते हैं। धर्म सर्वाधिक भारतीयों में के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख बल है। मतलब धर्म, सही बात है,
धर्म सर्वाधिक भारतीय और सांस्कृतिक सामाजिक जीवन को ही प्रभावित करने वाला बल माना जाता है। बुद्ध से पर, पर धर्म की अभिव्यक्ति हमारे पवित्र रचनाओं, कब्रिस्तानों और शमशान घाटों, धर्म के लिए पवित्र वृक्षों और धार्मिक स्थलों के रूप में प्रकट होती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत। इसको याद कर लिए। भारत में, यूरोपीय में आपको क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पर याद करा दूंगा, ऐसे ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। अगले अभी तो ये अध्याय है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि क्या है। तो वृद्धि तो जान गए, घनत्व भी जान चुके हैं हम, और ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो और बताएंगे। इसको छोड़ देते हैं, आपके काम करना ही। अगला भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानीय वितरण की विवेचना कीजिए। 2021 की विवेचना करनी है, जनसंख्या घनत्व स्थानीय मतलब विवेचना करनी है उसकी। तो उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें बताया गया है कि राज्य में 2011 में जनगणना हुई थी, तो जनसंख्या घनत्व किसी राज्य में तो कम पाया गया था और किसी राज्य में ज़्यादा पाया गया था। जैसे बिहार है, उसमें किलोमीटर दर कम पाया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की केवल 86 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप जनसंख्या घनत्व के बारे में मैंने पहले बता दिया, एक बार और रिपीट करते हैं। जब एक ही इकाई में 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहने वाले व्यक्तियों को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है जब एक ही किलोमीटर, एक ही इकाई में रहने वाले व्यक्तियों जनसंख्याओं को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक 860, इसके बाद तमिलनाडु 555 का दूसरा स्थान है। प्रायद्वीप पठार है, इसमें सर्व प्रायद्वीप पठार जो आप जानते हैं, भारत का निचला हुआ भाग, जो भारत है उसका निचला भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप पठार कहलाता है। और उसमें सबसे पहले सबसे नंबर 1 राज्य है केरल, उसमें सबसे जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और दूसरा नंबर है तमिलनाडु का, जिसमें 555 पाया जाता है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीप भारत में मध्य दर्ज का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मतलब जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीप में मध्य दर्ज जनसंख्या घनत्व पाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1955 के मध्य जनसंख्या वृद्धि स्तर होने के 3 कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब 1921 से 1955 के बीच जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई, उसके स्तर के 3 कारण बताने। तो पहला है स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। मतलब जो अगर चिकित्सा अधिक बढ़ जाएगी तो मृत्यु दर में कमी आनी है, ये तो सही बात ही है कि जब स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाएगी तो मृत्यु दर में कमी आएगी। और दूसरा, लोगों में जागरूक आए और वृद्धि दर नियमित रही। और जागरूकता आ गए लोगों में और वृद्धि दर नियमित रह गए। समाज में शिक्षा के कारण लोगों में जागरूकता आए और जन्म दर भी कम रही। मतलब
जो शिक्षा है उसके कारण लोगों में क्या आ गए, जागरूकता आ गए और समझने लग गए कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं, तो उसमें जागरूकता आई। परिवहन एवं संचार तंत्र के बेहतर होने के वितरण वितरण प्रणाली में सुधार आना, यह भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आयु पिरामिडों की विशेषता होता है। पिरामिडों के रखे शवों को क्या कहा जाता है, मैं पढ़ा था, उसे मम्मी कहा जाता है। पिरामिड मतलब जो शवों को रखा जाता है, शव मतलब लाशों को जिसमें रखा जाता है, उसे पिरामिड कहा जाता है। उच्च वायु वर्ग में पिरामिड संकरा है, मतलब सकरा होता है उच्च वायु में। 22% लोग 50 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। 22% लोग क्या होते हैं, 50% की आयु तक पहुंच पाते हैं। 60 वर्ष की आयु के लोग 12% हैं और 40 से 49 वर्ष वायु वर्ग में 10% पाए जाते हैं। अब इसका मतलब है कि 22% लोग ही 50 के बाद वो अधिक उम्र हो पाते हैं, नहीं तो उसके पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एक जनसंख्या घनत्व एवं जनसंख्या प्रवृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण बताइए। तो पहला है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को जन्म को प्राथमिकता, मतलब लड़कियों को पैदा नहीं करके हर व्यक्ति क्या करता है, लड़कों को जन्म को प्राथमिक, लड़के को जन्म को अच्छा माना जाता है। अन्य भ्रूण हत्या और गोक में ही बच्चे को मार देना, कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो कोई बच्चे को कुपोषण हो जाता है तो उसके शिशुओं की मृत्यु हो जाती, उसकी उसमें माँ के गोद में ही उनकी जन्म मृत्यु हो जाती है। समाज में स्त्रियों का सम्मान प्राप्त होना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान है देना। मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये प्रश्न है ना आपके बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, मैंने खुद लिखे हैं, मेरी इतनी मेहनत है, तो इसको आप बर्बाद ना होने देना। बस ये नोट्स हैं, मैं नोट्स के साथ पढ़ा हूँ, किताब के साथ आपको याद है, आपको पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये क्लास हमारी रेगुलर होने वाली है, कृपया आपने सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आज ही इसमें थोड़ा बहुत कवर कर पाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा पार्ट कवर हो जाए और हम एक बार रिविजन करेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई और इसके मुख्य उद्देश्य थे युवाओं और किशोरों को चहुमुखी विकास पर बल देना, उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सके, उनके देशभक्त उत्तरदायी नागरिकों के गुणों को और बढ़ा उसको उस्काना और उनको उस्काना, यही उसकी नीति थी। और अगला प्रश्न देखते हैं। समाज में सक्षम किशोरों की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। जो सक्षम किशोर हैं उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, हमने कितना कवर कर लिया देखो प्रश्नों से। अगर हम पाठ को पढ़ते हैं, किताब के PDF से पढ़ते हैं, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ और बहुत मेहनत लगी है बच्चों, देख लेना। यदि किशोर को समुचित ढंग को मार्गदर्शन न किया जाए तो वह काफ़ी सुमेध होते हैं। स्पष्ट कर समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियाँ। निरक्षरता, अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतम स्त्रियां निरक्षर हैं, जिसके कारण वह अपने और परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती हैं। औसत दुरुपयोग, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं और औसत या मदिरापान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। मतलब जो कोई गलती इसमें लग जाता है वो और पढ़ाई को छोड़ देता है, गलत शौक करने लग जाता है, तो वो औसत दुरुपयोग में आता है। विवाह की निम्न आयु, और विवाह की निम्न आयु मतलब जो विवाह ही नहीं किया जाता है उसकी निम्न आयु मतलब कम आयु में विवाह कर देते हैं। तो बच्चों की किशोर जब वो किशोर ही नहीं हो पाते हैं तो उनका विवाह कर देते हैं, तो उसका विकास कैसे होगा, उसका विकास वहीं पर ही अवरुद्ध हो जाता है। समुचित मार्गदर्शन का अभाव,
और किसी बच्चे को समुचित उचित 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 मार्गदर्शन न मिलकर समुचित जो उचित नहीं है वो मार्गदर्शन मिले तो वो भी अन्य चुनौती है। HIV एड्स किशोरी माताओं के उच्च मातृत्व आदि बीमारियां भी हो रही है, किसानों के सामने चुनौतियां बनकर खड़ी हो चुकी हैं। तो आज मैं क्लास को यहीं स्थगित करता हूँ और कल हम इस प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो कल हम आर्थिक कारकों के कारण जनसंख्या को प्रभावित करेंगे और दोबारा पढ़ें, दोबारा परिभाषा याद करेंगे। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के बारे में हम बात और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इतने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप अगले वीडियो पा सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चों, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें क्वेश्चन बनाने में। ऑल द ठीक है, ऑल द बेस्ट।